Hello students, our chapter is heredity and evolution और इस चैप्टर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे थे। तो उसमें से एक टर्म है जिसको हम कहते हैं पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? पेरेंट जनरेशन वो जनरेशन है जिसको क्रॉस कराने से F1 जनरेशन बनती है। ओके जब दो इंडिविजुअल्स हैं और उनका क्रॉस कराया जाता है तो उससे जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फिर F1 होगी। तो वो जनरेशन जिसको क्रॉस कराने से F1 जनरेशन ऑब्टेन होती है उसी को हम पेरेंट जनरेशन बोलते हैं। द जनरेशन which is crossed to obtain F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए जो जनरेशन क्रॉस करती है उसको हम बोलते हैं पेरेंट जनरेशन। जैसे कि प्लांट ए है कोई और प्लांट बी है और इनके क्रॉस करने से कोई नए प्लांट सी और डी बन रहे हैं। तो सी और डी तो है F1 जनरेशन और ये जो हैं जिनने क्रॉस किया है जिनकी वजह से F1 जनरेशन बनी है वो हो गए पेरेंट जनरेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये है पेरेंट जनरेशन। नेक्स्ट टर्म आती है F1 जनरेशन। जैसे अब देखिए आपको पेरेंट जनरेशन पता चल गया तो सीक्वेंस वाइज आप बहुत ही जल्दी से इसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। F1 जनरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? F1 की जगह हम फीलियल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी F की जगह फीलियल, फर्स्ट फीलियल भी कह सकते हैं इसको, फीलियल। F1 जनरेशन क्या है स्टूडेंट्स? पेरेंट्स जनरेशन को क्रॉस कराने से जो ऑफस्प्रिंग उनके बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन। द जनरेशन, देखिए एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री डेफिनेशन है, इनसे हम बना सकते हैं। F1 जनरेशन को डिफाइन करने के लिए हमने पेरेंट जनरेशन को यूज़ किया और पेरेंट जनरेशन को डिफाइन किया तो F1 जनरेशन की डेफिनेशन में यूज़ कर लिया। तो द जनरेशन which is obtained जो रिजल्ट बना है which is obtained by the crossing of पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन की क्रॉस करने पर जो जनरेशन बनी है उसी को हम बोलते हैं F1 जनरेशन। जैसे यहाँ पे रिजल्ट बना है F1 जनरेशन हो गया ये। इसी तरीके से आप F2 को डिफाइन कर सकते हैं कि F2 जनरेशन या फिर सेकंड फीलियल, ये फर्स्ट फीलियल होती है और F2 जनरेशन यानी कि सेकंड फीलियल। सेकंड फीलियल क्या है? F1 जनरेशन को क्रॉस कराने से जो नई जनरेशन बनी है, F1 को जब क्रॉस कराया जाएगा, F1 के मेल या फीमेल जो है उनको क्रॉस कराया जाएगा तो उससे जो जनरेशन बनेगी उसको हम बोलेंगे F2 जनरेशन। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि द जनरेशन which is obtained by crossing of F1 जनरेशन। ये तो हमने समझने के लिए क्या था कि F1 जनरेशन को क्रॉस कराने से जो रिजल्ट बना है वही क्या है? F2 जनरेशन। तो द जनरेशन विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन इज कॉल्ड सेकेंड जनरेशन या फिर F2 जनरेशन या सेकेंड फीलियल कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म आती है इसके अंदर हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है स्टूडेंट्स? जब जो क्रॉस की प्रोसेस होती है तो उसमें एक ही कैरेक्टर लिया जाता है। आपको पता है एक कैरेक्टर के दो एलीली होते हैं। जब एक जनरेशन मतलब कोई भी क्रॉस हो रहा है तो जब वन कैरेक्टर होता है तो वन कैरेक्टर के टू अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि हाइट है तो हाइट का दो टाइप क्या हो गया? हाइट के दो टाइप क्या हो गए? टॉल एंड शॉर्ट है। तो इन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ही आपस में क्रॉस कराया जाता है। एक कैरेक्टर के टू अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, जब उन्हीं को क्रॉस कराया जाता है तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो इसमें हम बता देंगे कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स
two parents differing in a single pair, differing in a single pair of contrasting characters, single pair of contrasting characters। मतलब एक ही कैरेक्टर के जो दो टाइप हैं उनको आपस में क्रॉस कराने की जो प्रोसेस होती है उसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे हाइट है, एक कैरेक्टर ही है और इसके दो टाइप को आपस में, कॉन्ट्रास्टिंग टाइप्स को आपस में क्रॉस किया गया है। अब देखिए मोनोहाइब्रिड अगर आपको आ गया है तो डाईहाइब्रिड भी आ जाएगा। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें वन कैरेक्टर जो है, सिंगल कैरेक्टर है, उसकी जगह क्या हो जाएगा, डबल कैरेक्टर हो जाएंगे। कि द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स इन विच टू पेयर्स ऑफ, यहाँ पे सिंगल पेयर की जगह क्या हो जाएगा, बस इस वर्ड को चेंज करना है हमें, इसमें टू पेयर्स हो जाएंगे, टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो हो जाएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि एक तो हमने ले लिया कि सीड का, कोई भी सीड है, जैसे पी प्लांट है, हम इस चैप्टर में पी प्लांट से रिलेटेड पढ़ेंगे, तो उस पी प्लांट का सीड का कलर ले लिया एक तो, और एक ले लिया हमने उसकी शेप ले ली, तो ये दो कैरेक्टर हो गए। अब इन दोनों कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग फीचर हैं, कलर है जैसे कि एक तो है येलो कलर और दूसरा है ग्रीन कलर, और शेप में है, शेप है जैसे कि राउंड है और एक है रिंकल्ड। तो ये क्या हो गए, एक सीड तो हमने ऐसा लिया है जो येलो कलर का है और राउंड है, येलो और राउंड है, और एक सीड ऐसा लिया है जो कि ग्रीन है और ग्रीन होने के साथ साथ रिंकल्ड है। तो मतलब दो दो कैरेक्टर हमने लिए हैं और उनकी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस कराया है, तब उसको हम बोलेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। डेफिनेशन आप इसी से बना लेंगे कि द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन हट जाएगा, डिफरिंग इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बना सकते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब क्रॉस कराया जाता है दो पेरेंट का, लेकिन उनके जो कैरेक्टर हैं वो टू पेयर की जगह कितने हो जाएं, थ्री पेयर्स हो जाएं, कोई भी थ्री कैरेक्टर लेकर के फिर उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को आपस में क्रॉस कराया जाए तो उसको बोलेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। और इसी तरीके से पॉली हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, जब इनका जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स के पेयर हैं वो मोर देन थ्री हों, मोर देन थ्री पेयर ऑफ कैरेक्टर हो, मोर देन थ्री पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तब ये हो जाएगा पॉली हाइब्रिड क्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने देखा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस और पॉली हाइब्रिड क्रॉस ये सब क्या होते हैं। अब कुछ एक डेफिनेशन और हैं जो बार बार ये वर्ड यूज़ में लिए जाएंगे। एक होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप, तो जीनोटाइप क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी कैरेक्टर होता है, यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम एलएलई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जेनिक या फिर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी इंडिविजुअल, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल। इसी को हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। या फिर हम बोलते हैं कि द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर का जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर का जेनेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, जीनोटाइप होता है। जैसे कि कैपिटल आर आर है, या फिर स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये जो फॉर्मूले हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। और ऐसा ही एक डेफिनेशन है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होगा स्टूडेंट्स, किसी भी कैरेक्टर का जो हमें ऑब्जर्व करने पर जो पता चलता है, यानी कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ
द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट, किसी ट्रेट के लिए जो उसकी एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिनोटाइप में हम बता देंगे, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन बनाए तो द एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन, बस इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। जेनेटिक, जीनोटाइप में तो क्या बोला था कि द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कैरेक्टर, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि द एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कैरेक्टर, बस जेनेटिक की जगह में ये वर्ड बनाना है एक्सटर्नल। द एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। ठीक है, अब इसी को हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इससे हमें कौन सा कैरेक्टर पता चलेगा, इस प्लांट का क्या कैरेक्टर है, ये टॉल होगा इसको देख करके, क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर है, तो जब कैपिटल लेटर प्रेजेंट होता है तो वो अपना कैरेक्टर शो करता है। कैपिटल टी का मतलब होता है टॉल, ये प्लांट टॉल है, तो टॉल तो क्या हो गया इसका फिनोटाइप, और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्मूला लिखा है ये हो गया जीनोटाइप। कैपिटल आर है, तो ये सीड कैसा होगा, राउंड होगा, तो राउंड होना ये तो हो गया फिनोटाइप, और ये जो फॉर्मूला लिखा है ये हो गया जीनोटाइप। कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये प्लांट भी कैसा होगा, इस प्लांट का जो सीड है वो भी राउंड होगा, तो इससे जो कैरेक्टर शो हो रहा है वो तो हो गया इसका फिनोटाइप, राउंड होना, और जो फॉर्मूला लिखा है कैपिटल आर स्मॉल आर ये हो गया जीनोटाइप। स्मॉल आर है, इसका मतलब होता है रिंकल्ड, तो रिंकल्ड सीड का होना ये तो हो गया उसका फिनोटाइप, और स्मॉल आर क्या है, इसका जीनोटाइप है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। अभी जो हमने क्या पढ़ा कि जो पेरेंट जनरेशन होती है, पेरेंट जनरेशन किसे कहेंगे, वो जनरेशन जिसको क्रॉस करने से F1 जनरेशन बनती है उसको बोलेंगे पेरेंट जनरेशन। जैसे A और B क्रॉस कर रहे हैं तो C D कोई इनकी ऑफस्प्रिंग, इनके चाइल्ड बन रहे हैं, तो A और B क्या हो गए, जिन्होंने क्रॉस किया है वो है पेरेंट जनरेशन, और जिसका रिजल्ट बना है वो है F1 जनरेशन। अब जैसे कि आप इसको एग्जांपल से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि हम हैं वो F2 जनरेशन, आप अपने आप को F2 जनरेशन मान रहे हो, तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या हो गए, आपके पेरेंट्स है वो F1 जनरेशन हो गई, और आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स यानी कि आपके जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं वो क्या हो गए, वो पेरेंट्स हो गए। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जो फर्स्ट जनरेशन है यानी जनरेशन 1 है वो तो पेरेंट हो गई, जनरेशन 2 है वो F1 हो गई, और उसकी जो ऑफस्प्रिंग है वो F2 जनरेशन हो गई। जैसे कि दादा है वो तो हो गए पेरेंट्स, और आपके मदर फादर हैं, मम्मी पापा हैं, वो हो गए F1 जनरेशन, और जो आप उनके बच्चे हैं तो वो हो गई F2 जनरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो पेरेंट जनरेशन को आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं कि द जनरेशन विच इज़ क्रॉस टू ऑब्टेन F1 जनरेशन इज कॉल्ड पेरेंट जनरेशन। F1 जनरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो जनरेशन जो पेरेंट के क्रॉस होने की वजह से ऑब्टेन हुई है, ये जो रिजल्ट है ना पेरेंट जनरेशन का वो क्या है, F1 जनरेशन है, कि द जनरेशन विच इज़ ऑब्टेन बाय द क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट जनरेशन। और F2 जनरेशन क्या हो गई, F1 जब क्रॉस करती है तो उसका जो ऑफस्प्रिंग है, उनके जो चिल्ड्रन है वो F2 जनरेशन में आ जाएंगे, कि द जनरेशन विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन। स्टूडेंट्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब एक कैरेक्टर के दो टाइप अल्टरनेट टाइप्स क्रॉस करते हैं, एक ही कैरेक्टर के दो अल्टरनेट टाइप्स क्रॉस करते हैं तब उसको कहते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे हाइट के दो टाइप लिए, टॉल शॉर्ट, ऐसे ही हम अलग से अगर कलर के टाइप लें, जैसे येलो सीड है और ग्रीन सीड है तो इनको क्रॉस करें, बट एक ही कैरेक्टर लेकर के और उनको आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। एक सिंगल पेयर, एक ही पेयर है और उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को आपस में क्रॉस कराया जाएगा तब हम उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब जो पेरेंट्स होते हैं क्रॉस करने वाले पेरेंट्स है उसमें दो डबल पेयर लिए जाते हैं, डबल पेयर लिए जाए और उनके फिर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को आपस में क्रॉस कराया जाए तो डेफिनेशन हो जाएगी कि द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी डाई हाइब्रिड क्रॉस की। ओके, जैसे कि सीड में हमने एग्जांपल लिया कि सीड है, तो दो प्लांट है उनका क्रॉस कराया जा रहा है,
पी प्लांट हैं तो उनमें दो कैरेक्टर हमने लिए, तो सीड का कलर और एक सीड की शेप। तो एक सीड है जो येलो कलर का है तो कलर हो गया इसमें, और वो राउंड शेप का है, तो दो कैरेक्टर ले लिए हमने एक साथ। और इधर दूसरा जो इसका पेरेंट है तो वो ग्रीन कलर का है और रिंकल्ड शेप का है, रिंकल्ड शेप है उसकी। तो ये क्या हो गया, दो दो कैरेक्टर ले लिए हैं हमने, तब उनको क्रॉस कराएंगे तो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डेफिनेशन तो हो गई। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जब एक और कैरेक्टर ले लिया जाता, इसमें सीड का कलर, सीड की शेप ले ली, और साथ में अगर हम ले लेते इसकी हाइट भी साथ में ले लेते कि वो प्लांट कैसा है, सीड जो है, सीड का प्लांट बनेगा, वो जो टॉल प्लांट है इसका कैरेक्टर, और ये शॉर्ट प्लांट है। तो तीन तीन कैरेक्टर जब आपस में एक साथ लेकर के और उनके अल्टरनेट फॉर्म्स को क्रॉस कराया जाएगा तब उसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बोल देंगे कि द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन टू की जगह क्या हो जाएगा, थ्री पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तब उसको बोल देंगे हम थ्री पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा तब उसको कह देंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। और जब मोर देन थ्री पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो जाएगा ये डेफिनेशन, तो पॉली हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। मतलब तीन से ज़्यादा कैरेक्टर लेकर के उनके कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स को आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो पॉली हाइब्रिड क्रॉस। जीनोटाइप क्या होता है स्टूडेंट्स, द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर की जेनेटिक जो फॉर्मूला होता है, जिस तरीके से उसके कैरेक्टर को एलएलई की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो वो होता है जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होता है, जो फॉर्मूला हम देखते हैं किसी भी कैरेक्टर का, जो एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला से अपने को जो कैरेक्टर पता चलता है, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन ही क्या होता है, फिनोटाइप। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कैरेक्टर, द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कैरेक्टर इज कॉल्ड जीनोटाइप, और जो एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन है किसी कैरेक्टर की वो हो जाएगी फिनोटाइप।